हेलो बच्चों, फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास है तो आज क्लास 9th में जो चैप्टर चल रहा था तो फिनिश हो गया था और एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। दैट इज़ उसका नाम है रेखा और कोण। तो रेखा और कोण में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वो रेखा क्या होती है। तो रेखा की अगर बात करें तो रेखा आपके पास में अगर बात करें तो रेखा आपके पास में क्या चीज़ होती है। आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वक्र, एक ऐसा सरल वक्र जिसकी लंबाई तो अनंत होती है लेकिन चौड़ाई को हम लोग नगण्य मान लेते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये कोई लाइन आप खींच रहे हैं तो वो एक रेखा है, जिसे इंग्लिश में तो लाइन बोलते हैं, हिंदी में एक रेखा है। तो रेखा क्या होती है, इसकी चौड़ाई को आप नगण्य मानते हैं, यानी कि एक नेग्लिजिबल, जिसे आप गिनती नहीं कर रहे हैं इसकी चौड़ाई की, लेकिन जो लंबाई है वो एक अनंत है। इस लंबाई की अगर बात करें तो इसको कितना भी हम पीछे बढ़ा सकते हैं, कितना भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये एक रेखा है। ठीक है, तो रेखा को आमतौर पे किसी भी रेखा को हमारे पास में जो प्रदर्शित किया जाता है वो एक सीधी एक लाइन से प्रदर्शित करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो रेखा के बाद में हम बात करते हैं तो ये होता है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, अगर किसी रेखा पर, जैसे हमने ये रेखा मानी हुई है, इस रेखा पर अगर हमने दो बिंदु, अंतिम बिंदु मान लिए, एक बिंदु ए और एक बी, यानी कि इसके पीछे कोई और पार्ट नहीं है, इसके आगे भी कोई पार्ट नहीं है, तो जब इन बिंदुओं को हमने अंतिम बिंदु मान लिया है तो यहाँ से यानी ए से लेके बी तक की जो लंबाई है उसे बोलते हैं हम रेखाखंड। ठीक है, तो आमतौर पे अगर ए और बी दो बिंदु लिए हुए हैं तो ए जो रेखाखंड को हम प्रदर्शित करते हैं तो ए और बी के ऊपर एक लाइन खींचकर हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ये कहलाएगा रेखाखंड। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करें तो इसी के बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं किरण। किरण क्या होती है, किरण होती है जब किसी रेखा पर अंतिम बिंदु एक होता है, सिर्फ एक ही अंतिम बिंदु होता है, यानी कि इसका अंतिम बिंदु हो गया, लेकिन इसके आगे का जो हिस्सा है उसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसे बोलते हैं किरण। अगर ये हमारे पास में अंतिम बिंदु ए है और एक किसी भी जगह हमने इसे अगर बी पॉइंट मान लिया है तो आप किरण को ए से लेकर बी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किरण तक का हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, एक छोटी सी चीज़ आती है, उसे बोलते हैं संरेख। संरेख क्या होता है, अगर हमारे पास में तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु एक रेखा पर स्थित होते हैं तो उसे हम संरेख बोलते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज ये एक रेखा है, उस पर एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है, तो क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है इसलिए हम क्या कहेंगे, ये बिंदु संरेख हैं। और अगर आपके पास में बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है तो वो संरेख नहीं है, बल्कि क्या बोलेंगे, असंरेख। ठीक है, अगर तीन बिंदु एक रेखा पर नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए अगर आपने माना है एक बिंदु ए है, एक बी है और एक सी है और एक अगर हमारे पास में सपोज ये डी है, तो यहाँ पर मैंने चार बिंदु ले लिए, क्योंकि चार बिंदु एक रेखा पर नहीं है तो ये बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, चारों बिंदु संरेख नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आते हैं हम सीधे कोण पर। कोण क्या होती है, अभी हमने डिस्कस करा था किरण के बारे में। तो आप देखिए, एक मैंने मान ली इस तरीके से किरण ओ से स्टार्ट हो रही है, यानी उसका अंतिम बिंदु ओ है और ये ए पर जा रही है। एक दूसरी किरण को मैंने मान लिया है, ये ओ से स्टार्ट हो रही है, बी पर जा रही है, यानी कि दोनों किरणों में खास बात क्या देख रहे हैं कि उनका जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन बिंदु है वो ओ है। तो आप एक ओ ए किरण है, एक ओ बी किरण है, इनके बीच का जो मापन होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं कोण। ठीक है, तो ये एक तरह से कोण को परिभाषित करने का तरीका होता है कि दो किरणों के बीच के मापन को, दो किरणों के बीच के मापन को कोण कहते हैं, जहाँ जिनका जो एक तरह से स्टार्टिंग बिंदु, आरंभ बिंदु जो है वो समान होता है। ठीक, तो ये किरण के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो किरण की खास चीज़ और आ जाती है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी किरण का जो उभयनिष्ठ बिंदु जो था, इसको हम उभयनिष्ठ बिंदु को हम बोलते हैं शीर्ष, और ये जो आपके पास में है इसे बोलते हैं इंग्लिश में शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स, और ये जो बोलते हैं इसे बोलते हैं भुजा। ये किरण की भुजा है, ठीक है, यानी कोण की भुजा है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डिस्कस करते हैं, छोटे से बात है वो आप पीछे पढ़ के भी आ रहे हैं, कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार ये छोटे क्लासेस में भी डिस्कस करा जाता है, कोणों के प्रकार। तो अब बात करते हैं कोणों के प्रकार में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तो वो होता है दिस इज न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जब किसी कोण का जो मापन होता है, तो अगर हमारे पास में उस कोण का मापन जो है वो 90 डिग्री से कम लेकिन 0 से अधिक होता है, यानी कि इस तरीके से कोण होता है। तो अगर हमारे पास में ये O है, ये A है, ये B है, तो ये अगर मापन जो है, ये जो मेज़रमेंट हो रहा है, ये इस तरीके से अगर मैंने थीटा मान लेता हूँ, तो थीटा का मेज़रमेंट अगर 0 से अधिक और 90 से कम होता है तो इस कोण को न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद में सेकेंड कोण जो होता है वो होता है समकोण। समकोण, समकोण क्या होता है, जब हमारे पास में दो किरणें परस्पर लंबवत होती हैं तो उनके बीच का जो मेज़रमेंट होता है, उनके बीच में जो मापन होता है, उसका जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है पूरा पूरा। तो ऐसे कोण को बोलते हैं समकोण। ठीक, तीसरा जो कोण आता है वो होता है अधिक कोण। तीसरा कोण होता है अधिक कोण। जब किसी अधिक कोण में क्या होता है
जब हमारे पास में एक रेखा ये है, एक इस तरीके से मान लेते हैं, एक रेखा इस तरीके से और एक ये है, तो जब आपके पास में दो किरणों के बीच में जो मेजरमेंट होता है वो 90 से अधिक होता है, यानी कि अगर हमने इसे थीटा माना है तो 0 से अधिक हो रहा है और ये 180 से कम हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं, बल्कि 0 से 90 से अधिक मानिए। 90 से जब अधिक होता है, 180 के बीच में होता है, तो उसे बोलते हैं अधिक कोण। नेक्स्ट आता है ऋजु कोण। तो फोर्थ कोण होता है, दिस इज ऋजु कोण। ऋजु कोण को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ऋजु कोण क्या होता है, जब आपके पास में दो किरणें जो है विपरीत दिशा में होती है, एक OA है, ये OB है, तो इनके बीच में जो कोण होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं 180 का मेजरमेंट होता है और ये ऋजु कोण कहलाता है। तो यहाँ पर ये थीटा अगर मान लेते तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगी। इसके बाद में एक कोण होता है फिफ्थ कोण, वो होता है फिफ्थ कोण का नाम होता है प्रतिदर्शी कोण। प्रतिदर्शी कोण, प्रतिदर्शी कोण क्या होता है, जब हमारे पास में किसी कोण को इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं कि उसका जो मेजरमेंट होता है, जो कोण का मापन होता है, वो आपका 180 से अधिक होता है और 180 से अधिक होता है और 360 से कम होता है, तो वो जो कोण है वो कहलाता है प्रतिदर्शी कोण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये तो था कोण के बारे में, जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए पीछे का थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण क्या होते हैं, ये कोणों के अन्य चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए हमें। तो पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक कोणों का जो योग होता है, दो कोणों का योग होता है, जब कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो उन कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। तो एक बार ध्यान से सुन लिए, अगर हमने दो कोण मान लिए, एक मान लिया 35 डिग्री कोण मान लिया है और दूसरा कोण जो है हमने मान लेते हैं सपोज 55 डिग्री मान लेते हैं। अगर आप देखेंगे जब 55 डिग्री कोण और 35 डिग्री कोण का योग करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, तो इन कोणों को आप पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल 45 और 45, दोनों 45 अगर मान लेते हैं तो आप देखेंगे इनका योग 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे। तो पूरक कोण का जो मतलब है, ऐसे दो कोणों से है जिन कोणों का योग 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसी का पूरक कोण को इंग्लिश में हम बोलते थे, एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, पूरक कोणों को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और नेक्स्ट जो आता है उसे बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होते हैं, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योग जो है 180 डिग्री होता है उन्हें समपूरक कोण बोलते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मान लेते हैं एक 60 डिग्री कोण हो जाए और एक 120 डिग्री कोण हो जाए, अगर आप 60 और 120 को जोड़ लेंगे तो इनका योग 180 हो जाएगा, तो ये समपूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं समपूरक कोण के बाद में, जैसे ये हमारे पास में पॉइंट हो गया, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं वो है आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण को समझने के लिए हमारे पास में देखिए, एक मैं दो एंगल बना रहा हूँ। एक एंगल ये हो गया, सपोज ये O, ये A और ये B, ये आपके पास में एक तो ये एंगल बन गया OAB। एक इसी पर एक और एंगल भी है, ये दिस इज सपोज C। तो जब दो एंगल इस प्रकार हो कि उनमें से एक भुजा वो उभयनिष्ठ हो, ठीक है, और उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक तरीके से वो उभयनिष्ठ है, तो आप देखिए इन दोनों कोणों में अगर आप AOB में देखें और BOC में देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट उभयनिष्ठ है और इनकी एक भुजा इनमें भी उभयनिष्ठ है, तो ऐसे कोण जो है आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आसन्न कोण के बाद में हम डिस्कस करें तो फोर्थ पॉइंट पर हम कह सकते हैं, फोर्थ पॉइंट पर वो होता है कोणों का, फोर्थ पॉइंट पर कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, जब दो कोण इस प्रकार हों, ध्यान से जरा समझिएगा कि दो कोण इस प्रकार हों कि उसमें से एक भुजा उनकी उभयनिष्ठ हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए OAB मैंने बना दिया और BOC में बना रहा हूँ, और जो शेष आपके पास में जो भुजाएं बची वो परस्पर विपरीत दिशा में हो, तो ऐसे कोणों का जो योग होता है, यानी कि अगर AOB की बात करें और BOC की बात करें तो BOC का योग 180 होता है। तो रैखिक युग्म में कोणों का योग 180 होता है। और तरीका क्या होता है रैखिक युग्म में, फिर से समझ लीजिए कि दो कोण इस प्रकार होते हैं कि उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और जो शेष भुजा बची वो परस्पर विपरीत दिशा में हो। ठीक है, तो इस तरीके से उनका कोणों का योग 180 हो जाएगा। उसके बाद में हम लास्ट अगर डिस्कस करते हैं तो लास्ट आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जैसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर आपके पास में दो रेखाएं इस प्रकार हो, AB मान लिया हमने और एक CD मान लिया, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं,
तो उनके ठीक विपरीत, किसी भी कोण के ठीक विपरीत जो कोण होते हैं वो आपस में परस्पर बराबर होते हैं और इन कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ऐसे ही आप देखिए तो AOC का मान कोण BOD के बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम COB की बात करें या BOC लिख सकते हैं, BOC का मान AOD के बराबर होगा। तो ये दोनों कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर दो लाइनें परस्पर मिल रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो दो शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।